हर हर महादेव। आज के वीडियो में पढ़ेंगे कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। इससे पिछले वीडियो में हमने वीडियो अपलोड कर दिया था कर्ता कारक प्रथम विभक्ति, और आज के वीडियो में पढ़ेंगे कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। दोस्तों, हमने लिखा यहाँ पे कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक में क्या होता है कि द्वितीय विभक्ति लगती है। इससे पहले आप लोगों को जानकारी होगी कि कर्ता कारक में कौन विभक्ति होती है, तो प्रथम विभक्ति, और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। और सबसे पहले जानेंगे कि कर्म कारक किसे कहते हैं। ये जो कर्म कारक आप देख रहे हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा है, संस्कृत में इसे इसको बोलते हैं कर्तुरी, कर्तुरीप्सितमं कर्मम। इसका परिभाषा होता है कर्तुरीप्सितमं कर्मम, कर्तुरीप्सितमं कर्मम। तो इसका अर्थ हुआ हिंदी में कर्तुरीप्सितमं कर्मम का कि कर्ता की कर्तुरीप्सितमं कर्मम का अर्थ हुआ कि कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। तो परिभाषा हमने लिखा, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है, उसका परिभाषा हो गया कर्तुरीप्सितमं कर्मम, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल देते हैं, जैसे में रामः पुस्तकम पठति। यहाँ पे देखिए कि राम जो है ये आपका हो गया कर्ता का। आप लोग समझ गए होंगे कि ये कर्ता कारक क्यों है, क्योंकि राम पुस्तकम पढ़ती का मतलब हुआ कि राम किताब पढ़ता है। तो कि कौन किताब पढ़ता है, राम, तो काम करने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। और ये क्या है, पुस्तकम, कि कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो। तो कर्ता की इच्छा कौन सा काम करने में, पुस्तक पढ़ने में। तो ये जो पुस्तक है ये आपका हो गया कर्म कारक। तो बस यही है आपका कर्म और ये है कर्ता। तो हमको फोकस करना है कर्म कारक पे। कर्म कारक पहचानेंगे कि कौन सा कर्म कारक है। तो यहाँ पे हमने पकड़ लिया ये जो पुस्तकम है ये हमारा हो गया कर्म कारक। कर्तुरीप्सितमं कर्मम, कर्तुरीप्सितमं कर्मम। और एक चीज इसमें देखना है, स्टार्ट पॉइंट इसको भी नोट करना है, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। इसका मतलब हो गया कि कर्म कारक में
कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है राम पुस्तकम पढ़ती, राम किताब पढ़ता है, तो ये जो पुस्तक है ये हमारा है कर्म कारक, और यहाँ पे देखेंगे ये जो पुस्तकम है ये कौन सी विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति। या एज फॉर एग्जांपल इसका भी एक और उदाहरण दे देते हैं, एक और उदाहरण नोट करेंगे आप लोग। सह विद्यालयम गच्छति, सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है। यहाँ पे देखिए यह जो विद्यालय है ये है कर्म कारक, और ये जो कर्म कारक है ये कौन सी विभक्ति है, इसको बोलेंगे द्वितीया विभक्ति। जैसे कि आप लोग पढ़े थे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, या बालक शब्द रूप में भी लेके जाएंगे तो बालकः बालको बालकः प्रथम विभक्ति, और द्वितीया में आएंगे बालकम, तो यहाँ पे है विद्यालयम, यहाँ पे है पुस्तकम। जैसे कि फलम शब्द रूप में जब जाइएगा फल शब्द रूप में तो द्वितीया के एक वचन में मिलेगा फलम, तो यहाँ पे है पुस्तकम। फल को भी निर्जीव के अंतर्गत रखा जाता है, और फल के अंत में मोहलंत होता है, पुस्तकम के अंत में भी मोहलंत है, इसीलिए दोनों एक ही पे बनेगा फलम और पुस्तकम। तो द्वितीया के एक वचन में है पुस्तकम फलम, बस ये यहाँ पे हमेशा लगेगा द्वितीया विभक्ति। रामा पुस्तकम पढ़ती, अगर एग्जाम में पूछ देगा कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगती है तो बोलेंगे द्वितीया, क्योंकि हम पढ़े कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। कर्तुरीप्सितमं कर्मम, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। और अब जो है अगला सूत्र पढ़ते हैं कर्म कारक का, और अगला जो सूत्र है सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र जिसका नाम है, इसको एक नंबर में लिखिए, अभीतः परितः सर्वतः, अभीतः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। सूत्र का नाम हो गया अभीतः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, अभीतः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। और ये सूत्र जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको लिख लेंगे MI। MI का मतलब हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस सूत्र को जानेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे अभीतः का मतलब क्या होता है, परितः का मतलब क्या होता है, सबका पहले मीनिंग जानेंगे। तो दोस्तों अभीतः का मतलब होता है, अभीतः को हम लोग बोलते हैं उभयतः, और ये दोनों का मीनिंग होता है अभीतः और उभयतः, दोनों का मीनिंग होता है दोनों ओर, दोनों ओर। उसके बाद परितः का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। और एक रहा आपका सर्वतः, सर्वतः का मतलब होता है सभी ओर। इसको जो है याद रखना है, अभीतः और उभयतः दोनों का मतलब होता है दोनों ओर। अभीतः और उभयतः का मतलब क्या होता है, दोनों ओर, दोनों ओर। परितः का मतलब होता है चारों ओर, सर्वतः का मतलब होता है सभी ओर। ध्यान में देंगे, सूत्र का नाम है अभीतः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। इसका मतलब हुआ कि अभीतः परितः सर्वतः शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगेगी। कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीया। जहां पे आप देख लेंगे अभीतः शब्द, परितः शब्द, सर्वतः शब्द, ये तीनों शब्द के, तीनों शब्द और अभीतः को अभ्यतः भी बोलते हैं, इनके योग में भी कौन सी विभक्ति लगेगी, द्वितीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। याद रखेंगे अभीतः परितः सर्वतः शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। तो इसका एग्जांपल समझते हैं।
इसका समझते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे आएगा जैसे गांव के दोनों ओर, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। देखिए यहां पे क्या आ गया, दोनों ओर, क्या आ गया, दोनों ओर। तो दोनों ओर का संस्कृत सबसे पहले लिखेंगे। दोनों ओर का संस्कृत क्या होगा, बताया कि दो, या तो अभितः लिख सकते हैं या उभयतः लिख सकते हैं। तो हमने अभितः लिख दिया, अभितः। और इससे जो जुड़ा हुआ शब्द रहेगा ना, दोनों ओर, किसके दोनों ओर, गांव के, ये सब इससे जुड़ा हुआ, तो हम इसमें लगाएंगे द्वितीया विभक्ति। तो गांव का संस्कृत होता है ग्राम, और ग्राम का द्वितीया विभक्ति लगाएंगे हम ग्रामम। तो ग्रामम अभितः, अभितः शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति, ग्रामम अभितः वृक्ष हैं। अब जब दोनों ओर है तो एक से अधिक वृक्ष होगा, एक वृक्ष तो होगा नहीं क्योंकि गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो हो जाएगा वृक्ष, वृक्षो, वृक्षाः, ग्रामम अभितः वृक्षाः। अब यहाँ पे जो है का संस्कृत आप लोग जानते हैं अस्ति, लेकिन यहाँ पे अस्ति नहीं देंगे क्योंकि एक से अधिक हो गया, बहुवचन है वृक्ष, तो उसके हिसाब से यहाँ पे होगा अस्ति अस्तः सन्ति, अस्ति अस्तः सन्ति, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। फिर अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हो गया आपका विद्यालय के, विद्यालय के चारों ओर फूल हैं। विद्यालय के चारों ओर फूल हैं, तो इसको भी बनाएंगे, विद्यालय के चारों ओर का संस्कृत देंगे परितः, परितः मतलब चारों ओर, इससे जो जुड़ा हुआ शब्द रहेगा द्वितीया, तो लिखेंगे विद्यालयम, विद्यालयम परितः। फूल का संस्कृत, जब विद्यालय के चारों ओर रहेगा तो एक से अधिक फूल रहेगा, तो हम पुष्पम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पुष्पम पुष्पे पुष्पानि। फल शब्द रूपे, जैसे फल का होता है फलम फले फलानि, उसी तरह से पुष्पम पुष्पे पुष्पानि। तो हो गया विद्यालयम परितः पुष्पानि, और यहाँ है का बहुवचन है तो क्या देंगे सन्ति, अस्ति अस्तः सन्ति। तो क्या बन गया पूरा, विद्यालयम परितः पुष्पानि सन्ति। इसका मतलब हुआ कि विद्यालय के चारों ओर फूल है। एक और एग्जांपल आपके सामने, दूसरा एग्जांपल देते हैं। तालाब के, तालाब के, तालाब के सभी ओर, सभी ओर वृक्ष हैं, वृक्ष हैं। तो इसका बन जाएगा सरोवरम, क्योंकि लगेगा हमेशा द्वितीया विभक्ति शब्द के योग में, अभितः परितः और सर्वतः, तो सभी ओर का संस्कृत सर्वतः, सरोवरम सर्वतः। वृक्ष का वृक्ष, वृक्षो वृक्षाः, वृक्षाः सन्ति, सन्ति। ध्यान रखना है कि दोनों ओर का संस्कृत अभितः भी दे सकते हैं और उभयतः भी दे सकते हैं, जो हमने लिखा है इस सूत्र में, अभितः परितः सर्वतः योग द्वितीया। अभितः के बदले में हम कौन सा शब्द लिख सकते हैं, उभयतः। इस शब्द का भी अगर प्रयोग करते हैं तो ये भी सही है, उभयतः। इसको भी लिख सकते हैं उभयतः। अब देखिए एक बार और कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं।
देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, इसका संस्कृत अनुवाद होगा ग्रामम अभीतः वृक्षाः सन्ति। ग्रामम अभीतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर फूल हैं, तो हो जाएगा विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति। अब अगला है तालाब के सभी ओर वृक्ष हैं, सरोवरम सर्वतः वृक्षाः सन्ति। ये जितना भी वाक्य है, तीनों वाक्य, ये तीनों वाक्य जो है अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया सूत्र का उदाहरण है। और ये सब शब्द जहां भी रहे अभितः परितः सर्वतः, इन सब शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगेगी। कौन सी विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। अब आगे आते हैं अगले सूत्र पे। और अगला सूत्र है आपका 2 नंबर सूत्र, प्रत्यनुधिंग। प्रत्यनुधिंग निक्सा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे सूत्र है प्रत्यनुधिंग, अब आ गया निक्सा। निक्सा के बाद लिखेंगे अंतरा अंतरेण यावद्भिः। प्रत्यनुधिंग निक्सा अंतरा अंतरेण यावद्भिः। सूत्र को ध्यान देंगे, सूत्र थोड़ा सा बड़ा है, पहले सीखेंगे सूत्र को। देखिए तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। प्रत्यनु धिंग निक्सा अंतरा, प्रत्यनुधिंग निक्सा अंतरा अंतरेण यावद्भिः। सूत्र पूरा हो गया आपका। प्रत्यनुधिंग निक्सा अंतरा अंतरेण यावद्भिः। इसमें बहुत सारे शब्द हैं लिखा हुआ, जैसे कि प्रति, अनु, धिक, निक्सा, अंतरा, अंतरेण, यावत्। इन सब शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगेगी। तो लिखेंगे प्रति, अनु, प्रति, अनु, धिक, निक्सा, अंतरा, अंतरेण, प्रति, अनु, धिक, निक्सा, अंतरा, अंतरेण तथा यावत्। यावत् शब्दों के योग में, यावत् शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। द्वितीया विभक्ति लगती है। ये सब जितने भी शब्द हैं, इन सभी शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति लगती है। तो सबसे पहले जो है सबका अर्थ जानेंगे। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति मतलब होता है और। प्रति का मतलब होता है और। प्रति का मतलब क्या होता है? और। उसके बाद आपका है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। प्रति का मतलब हो गया और, अनु का मतलब हो गया पीछे। और है धिक। धिक का मतलब हो गया धिक्कार। धिक का मतलब हो गया धिक्कार। निक्सा का मतलब हो गया निकट। निक्सा का मतलब हो गया निकट। प्रत्यनुधिंग निक्सा अंतरा। अंतरा, प्रत्यनुधिंग निक्सा अंतरा। अंतरा का मतलब हो गया दोस्तों बीच में।
और उसके बाद अंतिम है आपका अंतरैन, प्रत्यनुधि, निक्सा, अंतरा, अंतरैन। अंतरैन का मतलब हो गया बिना, लिखेंगे बिना। प्रत्यनुधि, निक्सा, अंतरा, अंतरैन, यावद भी। और इससे शब्द हमने निकाला प्रति, इसी से निकाला प्रति। अलग अलग करेंगे तो ये सब शब्द मिलेगा आपको, प्रति, अनु, प्रत्यनु, प्रति और अनु, धिक मतलब धिक, निक्सा, निक्सा, अंतरा, अंतरा, अंतरैन, अंतरैन। और उसके बाद है यावत, एक शब्द और है आपका यावत। यावत का मतलब होता है तक। तो ये सब जो शब्द है प्रत्यनुधि, निक्सा, अंतरा, अंतरैन, यावद भी। तो यावत का मतलब हो गया तक, यावत का मतलब हो गया तक। प्रत्यनुधि, निक्सा, अंतरा, अंतरैन, यावद भी। प्रति मतलब और, अनु मतलब पीछे। देखिए यहां से देखिए, ये सब जितना भी सूत्र हम पढ़ा रहे हैं ये सब 10th क्लास में जो एग्जाम होता है वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये सब महत्वपूर्ण सूत्र है। इससे अनुवाद, और इस सूत्र काफी महत्वपूर्ण है, जो कि अनुवाद एक दो अनुवाद आपको मिल जाएंगे। तो प्रति का मतलब और, अनु का मतलब पीछे, धिक का मतलब धिक्कार, निक्सा का मतलब निकट, अंतरा मतलब बीच में, अंतरन मतलब बिना, और यावत मतलब तक। इन सभी शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है, द्वितीया विभक्ति लगती है, याद रखना। इससे रिलेटेड कुछ वाक्य जो है एज फॉर एग्जांपल मैं प्रस्तुत करता हूं और समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लें। तो एक नंबर में लिखा है हमने प्रति, एज फॉर एग्जांपल जैसे भी लिखेंगे, शिशु प्रति गच्छ। इसका मतलब हो गया कि शिशु की ओर जाओ। ये जो प्रति शब्द है इससे पहले जो शब्द जुड़ा हुआ है इसमें लगेगा द्वितीया विभक्ति। जैसे बोलेंगे छात्रम प्रति गच्छ, इसका भी मतलब हो गया विद्यार्थी की ओर जाओ, द्वितीया विभक्ति। किसी की ओर, प्रति शब्द रहे द्वितीया विभक्ति लगेगी। और उसके बाद इनसे अनु, सीता, रामम, रामम अनु गतः। इसका मतलब हो गया सीता राम के पीछे गई। अनु शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। रामम, सीता रामम अनुगतः, सीता राम के पीछे गई। प्रत्यनुधिक, धिक शब्द भी रहेगा तो उसमें भी लगेगा द्वितीया विभक्ति। से बोलेंगे अभक्तम धिक, भक्त पे जो है धिक्कार है, धिक अभक्तम बोल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपको लिखा हुआ रहेगा धिक, जैसे कि लिखेंगे धिक, धिक आगे रहे या पीछे रहे से जो जुड़ा हुआ शब्द रहेगा उसमें भी द्वितीया विभक्ति ही लगेगी। उसमें भी कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया विभक्ति ही लगेगी, द्वितीया विभक्ति। अभक्तम, धिक अभक्तम। कभी कभी जो है होता क्या है कि धिक्कार है किसी को बोलते हैं, कोई ताकतवर आदमी है, मजबूत आदमी है और वो अगर 50 केजी ना उठा पाए तो बोलेंगे कि क्या तुम ताकतवर आदमी हो, धिक्कार है इसे शरीर पे, वही तो बोलते हैं धिक अभक्तम, भक्त नहीं हो तुम, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। तो यहाँ पे धिक शब्दों के योग में भी कौन सा विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। अगला प्रत्यनुधिक, निक्सा, जैसे कि निक्सा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। निक्सा क्या है? निक्सा, जैसे कि बोलेंगे ग्रामम निक्सा, ग्रामम निक्सा, सरोवरः असति। देखिए निक्सा शब्द के योग में
निक्सा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगाएंगे आप? निक्सा शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति, तो निक्सा, तो इससे पहले जुड़ा हुआ शब्द है, इससे जुड़ा हुआ शब्द कौन सी विभक्ति देख रहे हैं आप? द्वितीय विभक्ति। ग्रामम निक्सा सरोवर अस्ति, गांव के निकट एक सरोवर है, मतलब कि तालाब है। तो निक्सा शब्द से जो जुड़ा हुआ रहेगा उसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति। ग्रामम निक्सा सरोवर अस्ति। अगला एग्जांपल देखते हैं, परति अनुधिंग निक्सा। अब देखते हैं अंतरा। अंतरा का मतलब क्या बताए थे? बीच में रामम रामम च श्यामम, रामम च लक्ष्मणं, रामम च लक्ष्मणं, सीता न अस्ति। न अस्ति को एक ही में मिला दिया, न अस्ति उसी को होते नास्ति। राम और लक्ष्मण के बीच में सब जुड़े, राम और लक्ष्मण के, रामम, चलिए देखते हैं इसको। रामम च लक्ष्मणं अंतरा सीता नास्ति। इसका मतलब हो गया कि राम और लक्ष्मण के बीच में, अंतरा का मतलब बीच में, कौन नहीं है? सीता नहीं है, सीता नास्ति। अंतरा से जो जुड़ा हुआ शब्द है द्वितीय विभक्ति, लक्ष्मणं रामम। इसी तरह से होगा। उसके बाद है अंतरयन के बिना, कृष्णम विना, अंतरयन 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 राधा खिन्ना, कृष्ण के बिना राधा खिन्न है। किसके बिना? कृष्ण के बिना। तो कृष्ण में कौन सी विभक्ति लगाएंगे आप? तो कृष्ण में लगाएंगे आप द्वितीय विभक्ति। कृष्णम अंतरयन राधा खिन्ना, कृष्णम अंतरयन राधा खिन्ना, कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। उसके बाद है यावत। यावत का एक एग्जांपल देखते हैं। इसको जो है डिलीट कर देते हैं, अगर लोग नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक देना है यावत का एग्जांपल, यावत का। जैसे कि देखें, नगरम यावत, नगरम यावत वृक्षाः सन्ति, नगरम यावत वृक्षाः सन्ति। इसका मतलब हुआ कि नगर तक या शहर तक, तो यावत शब्द से जुड़ा हुआ है नगर। वृक्षाः सन्ति, वृक्ष हैं। नगर तक क्या है? वृक्ष हैं। तो यावत शब्द के योग में भी द्वितीय विभक्ति। सूत्र में इन्हीं सब शब्द को हमने लिखा था, प्रति, अनु, धिक, निक्सा, अंतरा, अंतरयन, यावत। ये सब शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। और इन सब शब्दों से संबंधित हमने अनुवाद यहाँ पे दिया। और अनुवाद जो ये सब जितने भी अनुवाद हमने इस सूत्र से दिया, अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय। और उसके बाद सूत्र लिखा मैंने, प्रति, अनु, धिक, निक्सा, अंतरा, अंतरयन, यावत भी। तो इन सब सूत्रों से जो शब्द निकला, उन सब शब्दों से जो मैंने अनुवाद बनाया, वो अनुवाद एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो हम यही चाहेंगे कि इन दोनों सूत्रों को आप याद कर लें, समझ लें, और इससे रिलेटेड जितने भी अनुवाद हमने बताया उस अनुवाद को आप याद कर लें और एग्जाम में एक नया माहौल बनाएं और अपने स्कोर को आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।